दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 सितंबर 2021। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से समाप्त भी नहीं हुई है कि बिहार के कई जिलों में बच्चों में हो रहे वायरल बुखार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जी वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। बुखार के बढ़ रहे मामले को देखते हुए स्कूलों में 5वीं क्लास तक की परीक्षा ऑफलाइन के बजाय फिर से ऑनलाइन हो रही है। जी पटना, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या अधिक है। पटना के अधिकांश अस्पतालों में सीसी वार्ड के बेड भरे पड़े हैं। जी हां, इधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को कहा है कि बच्चों में वायरल बुखार के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क एवं सचेत है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों दशहरा के मौके पर इस बार गांधी मैदान में कोई भी आयोजन नहीं होगा। जी हां, इसके बदले गांधी मैदान से सटे कालिदास रंगलाय में 3 दिनों तक रामलीला, रावण वध और भारत मिलाप का आयोजन होगा। दशहरा से जुड़े आयोजनों को लेकर गुरुवार को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बैठक की। दोस्तों बिहार की राजनीति में हर मोड़ पर नाटकीय घटनाक्रम का होना लाजमी रहता है। जी हां, अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गए हैं। जी हां, हर तरफ उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वे गरीब महिलाओं के बीच 500 के नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव का यह वीडियो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जारी किया है। जी हां, नीरज कुमार की तरफ से दावा किया गया है कि गुरुवार को तेजस्वी यादव जब गोपालगंज जिले में एक जनसभा को संबोधित करके वापस आ रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने गरीब महिलाओं के बीच पैसे बांटे। इस बारे में वीडियो में तेजस्वी यादव गरीब महिलाओं को पैसे बांटने के दौरान बता भी रही है। वो कह रहे हैं कि वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। यह महिलाओं के बीच पैसे बांटने के इस मामले को लेकर नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और कहा है कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, बल्कि वे अनुकंपा पर नेता बने हुए हैं और आज भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव के नाम से ही जाने जाते हैं। वे कहते हैं कि लालू प्रसाद भी गरीबों के साथ छल किया करते थे, मगर तेजस्वी यादव उससे भी आगे निकल गए हैं। अनुकंपा पर तेजस्वी ने पद तो पा लिया, मगर पहचान अभी भी उनकी पिता के नाम से ही है। दोस्तों बिहार में चल रही राजनीतिक गहमागहमी के बीच लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। यह दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव को अपने पिता रामविलास पासवान की बरसी में आने का न्योता दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वे बरसी में शरीक नहीं हो पाएंगे। तेजस्वी यादव से बढ़ती नजदीकियों की खबरों के बीच चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात का मकसद तो सीमित था, लेकिन मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ चिराग पासवान की साझा तस्वीर से बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो जाएगी। मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि रामविलास पासवान से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं और इस नाते चिराग पासवान उनके परिवार का ही हिस्सा है। लालू ने कहा है कि उनका आशीर्वाद सदा चिराग पासवान के साथ है। वैसे लालू ने इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं दिया है कि क्या वह तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का गठबंधन चाहते हैं। लोजपा में चाचा पशुपति पारस के बगावत के बाद हुई टूट के चलते पिछले कई दिनों से चिराग तेजस्वी के साथ आने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ दिनों पहले ही खुद लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था कि वे तेजस्वी और चिराग पासवान को एक साथ देखना चाहते हैं। दोस्तों भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर रहे मनोज तिवारी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा है कि देश भर में लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं तो इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। दिसंबर तक लक्ष्य है कि देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए। इसके चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर थोड़ा असर होता दिख रहा है, लेकिन इस समय हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कोरोना वैक्सीन लगाकर लोगों की जिंदगी बचाना है। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि सरकार को वैक्सीन की एक डोज 550 रुपए की पड़ रही है। ऐसे में अगर लोगों को फ्री में वैक्सीन लग रही है तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे तो मैनेज करना ही पड़ेगा। आज की तारीख में देश में 71 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है।
दोस्तों, क्या बिहार में एनआरसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्या बिहार में चुपके एनआरसी लागू करने की तैयारी चल रही है? जी हां, किशनगंज प्रशासन की तरफ से एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें बिहार में एनआरसी लागू करने की बात कही जा रही है। ये बातें हम नहीं बल्कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दावा किया है कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है। ओवैसी ने किशनगंज जिला दंडाधिकारी कार्यालय का एक पत्र शेयर करते हुए ये बातें कही है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार सरकार चोर दरवाजे से बिहार में एनआरसी लागू कर रही है। अधिकारी आम लोगों से कह रहे हैं कि वे आसपास रहने वाले विदेशी नागरिक और अवैध प्रवासियों की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। असम में भी ऐसे ही कानूनी कार्रवाई का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कई बाइज्जत भारतीयों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं जिसमें लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आरएसएस परिवार के लोग कई सालों से इस झूठे को फैला रहे हैं कि सीमांचल के गयूर आवाम घुसपैठिए हैं। इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है। ओवैसी ने लिखा है कि फिर भी इस झूठ की बुनियाद पर कई तंजीमें एक मंसूबाबद्ध तरीके से बिहारियों और खासकर सीमांचल के लोगों की सहरियत को निशाना बनाएंगी। नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान कहा था कि कोई किसी को देश से बाहर नहीं करेगा, सब भारत के हैं, तो फिर चोर दरवाजे वाला एनआरसी क्यों लागू किया जा रहा है? दोस्तों, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी दल में शामिल नहीं हो रहा हूं। वही मिलने जुलने की बात रही तो राजनीति में यह सब चलता रहता है। जी हां, एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि मैं मुख्य धारा की राजनीति में हूं और एक राष्ट्रीय पार्टी का सदस्य भी हूं। जी हां, वहीं उन्होंने कहा है कि जब राजनीति में आप होते हैं तो फिर कई लोगों से संपर्क होता है, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। अभी मैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए दिल्ली में हूं। जी हां, आपको बता दूं कि इससे पहले दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसी बीच जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा अजीबोगरीब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर मुजफ्फरपुर के एक ऐसे ही उम्मीदवार का पोस्टर खूब वायरल हो रहा है जिसको पढ़कर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है। आप भी सुनेंगे तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। सोशल मीडिया पर एक भावी प्रत्याशी का पोस्टर वायरल हो रहा है। लोग इस पोस्टर को देखते हैं और उनकी हंसी छूट जाती है। इस पोस्टर का स्लोगन है, आप रखिए हम पर विश्वास, एक एक का होगा विकास। साथ में आगे लिखा गया है कि ग्राम पंचायत राज मकसूदा से मुखिया पद के भावी उम्मीदवार सुयोग्य, शिक्षित एवं युवा तुफैल अहमद। इसे पढ़ने के बाद लोग आगे पढ़ना चाहते हैं। इस पोस्टर पर 7 घोषणाएं हैं। सबसे पहला घोषणा है कि मुखिया बनते ही गांव के सभी लोगों को सरकारी नौकरी लगवाएंगे। इसके बाद गांव में ही हवाई अड्डे की भी सुविधा होगी। प्रत्येक सिंगल युवा को एक अपाची बाइक और 5,000 रुपए प्रतिदिन भत्ता सीधे खाते में देंगे। इस पोस्टर में सिर्फ युवा और गांव का ख्याल ही नहीं रखा गया है बल्कि लड़कियों और बुजुर्गों की भी बात कही गई है। यह पोस्टर में चौथे नंबर पर लड़कियों के लिए योजना की चर्चा है जिसमें उन्हें फ्री ब्यूटी पार्लर और एक सिलाई मशीन की व्यवस्था होगी। नल जल योजना में पानी की जगह दूध की सप्लाई होगी। बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन एक पैकेट तंबाकू और बीड़ी की व्यवस्था होगी। सबसे आखिरी नंबर पर और भी रोचक घोषणा है, गांव में रोड के साथ खेतों में टाइल्स लगाकर शहरीकरण करेंगे। इन घोषणाओं को पढ़ने के बाद लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे हैं। अंत में निवेदक समस्त सम्मानित पंचायतवासी लिखा गया है। यह पोस्टर मुजफ्फरपुर के एक गांव से वायरल हुआ है। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इनका अनुपालन करना पंचायत चुनाव में सबके लिए अनिवार्य होगा। जब पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से उन्हें अपने संबंधित वार्ड में पैदल ही चुनाव प्रचार प्रसार करना होगा। जबकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यात्रिक 2 पहिया वाहन की अनुमति दी गई है। यह वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को 2 हल्के मोटर या फिर 2 पहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता
उपभोक्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के गाड़ी का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी नीतीश सरकार यानी कि नीतीश कुमार सरकार कर रही है। इसके तहत जो भी गन्ना उत्पादक या फिर गन्ने से जुड़े व्यवसायी इस उद्योग को शुरू करना चाहते हैं उन्हें सरकार 50% अनुदान भी देगी। साथ ही जो गुड़ का उत्पादन होगा उसका बाजार भी सरकार द्वारा ही तैयार करने में मदद करेगी। साथ ही बिहार सरकार गुड़ को बिहार के तमाम बड़े मॉल के साथ साथ बड़े शॉपिंग सेंटर में भी नए कलेक्टर में लाने की कोशिश करेगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बिहार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि बहुत जल्द कैबिनेट में इस योजना को पेश करके मंजूरी देने की कोशिश सरकार करने वाली है। मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि बिहार के कई जिलों में खासकर उत्तर बिहार के चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण सहित कई और जिलों में बड़े पैमाने पर गन्ना का उत्पादन होता है। गन्ने से गुड़ का उत्पादन भी किसान करते हैं। प्रमोद कुमार ने बताया है कि अगर ऐसे में गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार गुड़ को इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो फिर बिहार के किसान खासकर गन्ना किसानों की किस्मत बदल जाएगी। यही नहीं, गुड़ इंडस्ट्री के बनने से बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन होने की संभावना बढ़ जाएगी जिसका फायदा बिहार की जनता को होगा। इसके साथ ही बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व कल से शुरू हो गया है। अगले 10 दिनों तक माहौल बप्पा में रहने वाला है। पटना में भी गणपति पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग पंडालों में गणेश जी अलग अलग रूप में विराजमान हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गणेश जी के क्रिकेट के रूप में हो रही है। पटना में गणेश जी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। गणपति की ये खूबसूरत मूर्ति बनाई है पिंटू प्रसाद ने। पिंटू प्रसाद उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में सिरामिक आर्ट्स सिखाते हैं। उन्होंने पहले भी गणेश की मोबाइल से सेल्फी लेते हुए और खटिया पर आराम फरमाते हुए गणेश की मूर्ति बनाई थी। इस बार उन्होंने गणेश भगवान को क्रिकेटर के रूप में दिखाया है। इस रूप में वे पैरों में पैड और टीम इंडिया के रंग वाली टी शर्ट में दिख रहे हैं। वे बल्ले से शॉट लगाने की स्टाइल में है। सामने से उनकी सवारी चूहा बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर बेरोजगार युवा युवतियों को नौकरी और योजनाओं का लाभ देने की बात कहकर लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। बिहार सहित कई राज्यों में हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ऐसे में कई बार वे फर्जीवाड़े के गिरोह के चक्कर में फंस जाते हैं जिससे उन्हें नौकरी तो नहीं मिलती है मगर उनकी गाड़ी कमाई जरूर डूब जाती है। ठगी का यह मामला खगड़िया जिले से सामने आया है। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के कई युवा ठगी का शिकार हो गए हैं। आरोप लगा है महसौड़ी के अमित कुमार और संजय कश्यप पर। उन्होंने एक कार्यालय खोला और नौकरी दिलाने के नाम पर 500 से अधिक लोगों को ठगा। करीब 500 लोगों ने इन दोनों ने 1000 से 10,000 रुपए तक लिए हैं। इसके बाद जब नौकरी दिलाने की बात आई तो ये दोनों ठग कार्यालय पर ताला मारकर फरार हो गए, जिसके बाद से सभी युवा हैरान परेशान हैं और थाने के चक्कर काट रहे हैं। सभी ने मिलकर संबंधित थाने में आवेदन भी दिया है मगर पुलिस कर्मियों ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया है। पीड़ित लोगों का आवेदन नहीं लेने के बाद युवा डीएम कार्यालय पहुंचे और रोजगार या फिर न्याय देने की गुहार लगाने लगे। दोस्तों, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत 12 घंटे के प्रवास पर 7 महीने के बाद गुरुवार को पटना पहुंचे। जहां आरएसएस के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यालय के पदाधिकारियों ने पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र नगर में स्थित विजय निकेतन में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। बिहार प्रांत के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद दोपहर में ऑडियो कुम ऐप का लोकार्पण किया। दोस्तों, बिहार के सभी प्रखंडों में किसान कृषि से संबंधित सभी काम ई किसान भवन में एकल खिड़की पर करा सकेंगे। कृषि विभाग ने योजना को जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी है। बिहार में 534 में से 455 प्रखंडों में ई किसान भवन बनकर तैयार है। कृषि विभाग ने इसके संचालन की प्रक्रिया तय कर दी है। जल्द ही एकल खिड़की से किसानों को सारी सुविधाएं मिलने लगेगी। हालांकि अभी करीब 80 प्रखंडों में यह भवन बनना बाकी है। ई किसान भवन योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को सारी
सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना है। जहाँ सरकार की योजना के तहत किसान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद की कीमत जानना हो या फिर मिट्टी की जांच करानी हो, प्रखंड के आला अधिकारियों के पास किसी योजना के अनुदान का आवेदन जमा करना हो या किसी वैज्ञानिक से खेती की सलाह लेनी हो, सारी सुविधाएं ई किसान भवन में उपलब्ध होंगी। जहाँ अहम यह है कि इसके साथ रात में किसानों के ठहरने के लिए डॉर्मेंट्री की भी व्यवस्था होगी। यह सभी भवन कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से लेस होंगे। इन भवनों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा के अलावा मिट्टी जांच प्रयोगशाला का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है। जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यूपी के चुनाव प्रभारियों की टीम की घोषणा कर दी गई है। जहां भाजपा के नेतृत्व ने बुधवार को मिशन यूपी 2022 को लागू किया। जहां उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक नई चुनावी टीम की नियुक्ति की है, जो ओडिशा की एक अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता है। जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं। जहां एक भाजपा के वरिष्ठ नेता बताया है कि यूपी में टीम मोदी के रूप में एक नया चुनाव प्रभारियों का पैनल बना है। इसमें भी चुनाव के लिहाज से जातीय समीकरण का एक दिलचस्प मिश्रण दिखाई पड़ रहा है। ओबीसी नेता धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व वाली टीम में एक दलित, एक राजपूत, एक वक्कालिगा, एक भूमिहार, एक ब्राह्मण, यादव और एक जाट को शामिल करके बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। यहाँ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पिछड़े और दलित समुदाय समेत कई जातियों को लुभाने के लिए ये टीम तैयार की गई है। दोस्तों, बिहार और झारखंड के तमाम बड़े शहरों में रहकर लाखों की संख्या में छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कोई 2 साल तो कोई 4 साल से अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बीच इन छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि पब्लिक सेक्टर के प्रमुख सरकारी कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपको बता दें कि भेल, गेल और सेल जैसी कंपनियों में ये भर्तियां निकली है। इन प्रतिष्ठित कंपनियों में निकलने वाली वैकेंसी की खासियत यही कि 10वीं 12वीं पास से लेकर बीटेक और एमटेक जैसे हायर डिग्री होल्डर युवा भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में ग्रेड 3 के पदों पर 535 वैकेंसी है। इसके लिए 10वीं और 12वीं के बाद आईआईटी करने वाले युवा आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल में इंजीनियर और सुपरवाइजर की भर्ती निकली है। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी डीओ, नर्स, मेडिकल लैब के टेक्नीशियन सहित पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए सैलरी 26,600 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए प्रति महीने तक है। दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है। जिसमें किसान आंदोलन और जाति आधारित जनगणना सहित कई अन्य मसलों को लेकर गैर कांग्रेसी विपक्षी दल एक मंच पर आने की कोशिश में जुट गए हैं। जाहिर है, इससे बिहार की राजनीति भी अछूती नहीं रह सकती। जहां संभावित तीसरे मोर्चे के एक बड़े आयोजन में एनडीए सरकार के प्रबल विरोधी ममता बनर्जी, राकांपा चीफ शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जैसे चेहरों को एक साथ आने की तैयारी है। इसमें मजेदार बात यह है कि कार्यक्रम के लिए भाजपा के अन्य सहयोगी जदयू की नेता और बिहार में एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलावा मिला है। यह कार्यक्रम हरियाणा के जींद में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इसकी अगुवाई कर रहे हैं। इस आयोजन से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं। गौर करने वाला मसला यह भी है कि नीतीश कुमार हाल ही में चौटाला से मिलने पहुंचे थे और दोनों नेताओं ने अपनी नजदीकी का जिक्र किया था। अब अपनी दोस्ती निभाते हुए नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में भाजपा के तमाम बड़े विरोधियों के साथ मंच शेयर करते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। यह कार्यक्रम 25 सितंबर को होना है और जदयू के कुछ नेताओं की माने तो नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं होंगे। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें भाजपा विरोधी दलों के इतने बड़े आयोजन में बिहार के प्रमुख दल आरजेडी को न्योता नहीं मिला है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बिहार लौटने के अटकलों पर विराम लग गया है। जहां खुद लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वे अभी इस समय बिहार नहीं आएंगे। जहां पिछले 2 दिनों से उनके बिहार आने की चर्चा जोरों पर थी। दरअसल बुधवार को एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। वे पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आमंत्रण देने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचे थे। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक रहा तो वे कार्यक्रम में जरूर आएंगे। इसके बाद लालू यादव के बिहार लौटने और फिर तेजस्वी यादव के साथ आने की चर्चा जोरों पर थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम अभी पटना नहीं जा पाएंगे। तेजस्वी आदि लोग बरसी में शामिल होंगे। हम सभी रामविलास जी के अभिन्न साथी थे। चिराग पासवान को हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे।
दोस्तों, संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि दाखिल खारिज में नाम होने से ना तो यह साबित होता है कि आप ही जमीन के मालिक है और न ही इससे आपका हक खत्म होता है। यह संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक शख्स में सिविल कोर्ट के जरिए ही तय किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा है कि केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का मालिकाना हक नहीं मिल जाता है। केवल इस बुनियाद पर कि उसका नाम रिकॉर्ड में मौजूद है यह तय नहीं किया जा सकता है। जहां साथ ही बेंच ने कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के पीछे मुख्य कारण वित्तीय उद्देश्य को पूरा करना है, जिनमें भू राजस्व का भुगतान शामिल है। केवल इस एंट्री को मालिकाना हक का आधार नहीं माना जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा है कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक शख्स में और अधिकार क्षेत्र वाला सिविल कोर्ट ही तय कर सकता है। यह कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह का विवाद पैदा होने की सूरत में दावा करने वाले सभी पक्षों को सिविल कोर्ट में जाना होगा। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यह मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए विभाग के स्तर पर तैयारियां चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने इन पदों पर भर्ती करने को लेकर इसका खाका तैयार कर लिया है। इसे अब बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिलने बाकी है। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलेगा, इसके बाद आयोग के पास अधिसूचना भेजी जाएगी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर किन पदों पर भर्ती होगी। तो मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग जूनियर इंजीनियर, सर्वेयर, लोअर डिवीजन क्लर्क, कार्यपालक अनुदेशक, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन सहित कई पदों पर बहाली होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 21,000 पद भरे जाएंगे, जिसमें कुछ पद अस्थायी और कुछ अस्थायी होंगे। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में कई जगह पर सड़क बनाए जा रहे हैं, तो कई जगह पर सड़कों को मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है। इस कारण विभाग में इंजीनियरों और कर्मियों की काफी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए बहुत जल्द भर्ती किया जाएगा। दोस्तों, देश की आर्थिक नगरी के रूप में विख्यात मुंबई और उसके मराठा परिक्षेत्र में धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की धूम उसके प्रारंभिक स्थल मिथिलांचल के मधेपुरा में है। लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम ही लोगों के पास है। मुंबई में प्रत्येक साल उत्सवी माहौल में आयोजित गणेश उत्सव की शुरुआत सबसे पहले साल 1886 में जिले के शंकरपुर से हुई थी। इस समय सिनेमा के पर्दे से लेकर टीवी कार्यक्रम में महाराष्ट्र में आयोजन होने वाले गणेश महोत्सव के बारे में लोग उसकी भव्यता देखते थे। लोगों के बीच इस बात की धारणा बन गई है कि गणेश उत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र हुआ है, जबकि सच कुछ और ही है। इतिहासकारों के अनुसार देश में सबसे पहले बिहार के मिथिला क्षेत्र में गणेश उत्सव की शुरुआत हुआ था। जानकारी के अनुसार महाराजा रुद्र सिंह के पोते और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के भाई और आप्त सचिव बाबू जनेश्वर सिंह 1886 के आसपास ही वर्तमान मधेपुरा जिले के शंकरापुर में सार्वजनिक रूप से गणेश पूजा की शुरुआत की थी, जबकि महाराष्ट्र में इसके करीब 7 साल बाद यानी कि 1893 में गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से आयोजित किया जाने लगा। ऐसे में गणेश उत्सव के सार्वजनिक रूप से मनाने का श्रेय शंकरपुर के लोगों को जाता है, यानी कि अपने बिहार के मधेपुरा के शंकरपुर के लोगों को जाता है। दोस्तों, AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बाराबांकी में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा ओवैसी पर कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर भी केस दर्ज किया गया है। लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बाराबांकी में रामसैनी घाट में बनी 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक SDM द्वारा ये गुस्ताखी इसलिए की गई कि उसे आजान अच्छी नहीं लगती थी। ये खेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करवाया। बीच में बीजेपी में बदलाव होना था, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाना था, तो उस बाबा ने SDM को आगे करके मस्जिद को शहीद करवाकर सरगर्मी तेज कर दी। SDM पर कार्रवाई करने की बजाय CDO बना दिया गया। ओवैसी ने आगे कहा है कि बीजेपी की योगी और मोदी सरकार सेक्युलरिज्म को कमजोर करने का कार्य कर रही है। यह PM मोदी धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में मुसलमानों की मौतों का वीडियो बनाकर वायरल करके हमारी हिम्मत को कमजोर किया जा रहा है। ओवैसी ने इस दौरान सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ले लिया है, पर उनकी कभी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया।
दोस्तों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद देश में एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। जहां लोग इस टेंशन में हैं कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं है, मगर राहत की बात यह है कि देश में तेजी से कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का डेटा जारी कर दिया है। आंकड़े बता रहा है कि कोविड-19 के टीके लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गुरुवार को आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने जल्द ही लॉन्च होने वाले वैक्सीन ट्रेलर का शुरुआती डेटा जारी किया है। जहां 18 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच कोविड-19 टीकाकरण के आंकड़े से पता चलता है कि पहली खुराक के बाद मृत्यु दर को रोकने में कोविड-19 वैक्सीन 96% प्रभावी रही है। जब दूसरी खुराक के बाद इसमें और इजाफा हुआ है और इसका असर बढ़कर 97.5% हो गया। जहां डेटा यह साफ कह रहा है कि विशेष रूप से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। डेटा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सभी आयु वर्ग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन लोगों को कोरोना के गंभीर बीमारी और फिर उसके वजह से होने वाली मृत्यु से बचाने के कारगर हैं। इसीलिए कोरोना से जुड़ी मृत्यु के जोखिम को कम करने के लिए पूरी आबादी को टीका लगवाने की आवश्यकता है। दोस्तों, बिहार में बच्चों की तेजी से बीमार पड़ने की वजह सामने आ गई है। जहां बिहार में कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहना भी वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ने का अहम कारण है। वहीं स्कूलों में कोरोना मानकों 2 गज की दूरी, मास्क और हाथ सैनिटाइजेशन की अनदेखी भी इसमें मददगार रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्कूल लगातार खुले रहते तो फिर बहुत से बच्चों में संक्रमण के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई होती। और एक साथ इतने लोग अस्पताल नहीं पहुंचते। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह ने बताया है कि उन्होंने राजधानी के प्रख्यात शिशु रोग विशेषज्ञों के साथ अचानक वायरल फीवर के बढ़ते मामलों पर विचार विमर्श किया है। इन डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे लंबे समय के बाद घर से बाहर निकलने और स्कूल आने की वजह से ही बीमार पड़ रहे हैं। सभी डॉक्टर इस पर एक मत थे कि अगस्त सितंबर में हर साल वायरल बुखार का शिकंजा कसता है। इस साल स्कूल बंद होने से बच्चे घरों में बंद रहे। स्कूल खुले होने पर फ्लू संक्रमण एक बच्चे के संपर्क में कई लोग आते थे। उनमें से कुछ में बिना लक्षण और कुछ में हल्की सर्दी, खांसी और बुखार के बाद प्राकृतिक रूप से उसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती थी। यह श्रृंखला बढ़ते हुए हार्ड इम्यूनिटी विकसित कर देती थी और एक साथ इतने बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनसे मदद मांगने आई महिलाओं को 500 रुपए के नोट बांटे। वहीं इससे जुड़ा वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो आप पहले भी देख चुके हैं। राजनीतिक नेताओं के द्वारा बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं इस मामले में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी तेजस्वी यादव कल गोपालगंज पहुंचकर महिलाओं को पैसे बांटे। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जिनके पास पैसा है वे पैसा बांट रहे हैं, नेताओं को मर्यादा का पालन करना चाहिए। साथ ही इस मामले पर कार्रवाई करने के सवाल पर कहा है कि इसकी जानकारी विस्तार रूप में लेने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। दोस्तों, खगड़िया जिला के चौथम थाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां तेलछौन गांव में एक चिकित्सक के घर में डकैती का मामला सामने आया है। डकैतों ने डॉक्टर के घर से 13 भरी सोने के गहने और 3 लाख रुपए कैश लूटकर भाग गए। बदमाशों ने घटना को अंजाम तब दिया जब महिला तीर्ज व्रत कर रही थी। इस दौरान पूरे घर के सदस्य को बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घटना तब घटी जब घर की सभी महिला तीज पूजा में लीन थी। तभी 8 से 9 बेखौफ बदमाश घर पर ढाबा बोला और सभी महिलाओं को पहले बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पति और बेटे को बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही देश में 4 नए हवाई अड्डों की आधारशिला रखने की तैयारी में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार को देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजनाओं की घोषणा की है। इसमें नीतिगत उपाय और हवाई अड्डों के विकास के साथ साथ हेलीपैड भी शामिल है। दोस्तों, बिहार के 2 युवा नेता तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने बुधवार को मुलाकात की। पिता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को आमंत्रित करने के लिए चिराग पासवान उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही 2 युवा नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आई, बिहार का सियासी पारा चढ़ गया। कयासों का दौर शुरू हो गया। मौजूदा राजनीतिक परिवेश में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों के बीच गुरुवार को बीजेपी ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की कथा व्यवस्था एक ही है। तेजस्वी यादव यहां अपने बड़े भाई को निपटाने में लगे हुए हैं, वही चिराग पासवान अपने चाचा यानी कि पशुपति पारस को निपटाने में लगे हुए हैं।
दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए नौसेना में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार BA, BTech, BSc, MSc आदि निर्धारित किया गया है। आवेदन तिथि की बात करें तो जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू होगी, जो 5 अक्टूबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ें। दोस्तों पटना का PMCH देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। जी हां, 5540 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में 5462 बेड होंगे। अगले 7 साल में PMCH में 5462 बेड का अस्पताल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। जी हां, ये 3 फेज में बनेगा। पहले फेज में 2073 बेड का अस्पताल अगले 3 साल में तैयार होगा। यह 7 मंजिला होगा। दूसरे और तीसरे फेज में अन्य विभाग बनेंगे। इसमें एक ही छत के नीचे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग हॉस्टल, डॉक्टर चैम्बर, क्लासरूम, सभी जांच और पैथोलॉजी सुविधाएं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से लेकर MRI, ब्लड बैंक आदि की सुविधाएं मिलेगी। दोस्तों बिहार में बैठे बिठाए बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। इसके बाद बिजली विभाग ने इन उपभोक्ताओं के घर बिजली काटनी शुरू कर दी है। घर में अंधेरा देखकर उपभोक्ता भी बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे हैं। विभाग अब बाकी उपभोक्ताओं की भी बिजली काटने की तैयारी में है। बिजली विभाग अलग अलग तारीख पर मोहल्ले मोहल्ले अभियान चलाकर बिजली काटने की कार्रवाई कर रही है। दरअसल बिहार में कई घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं। मीटर लगने के बाद इन उपभोक्ताओं ने उसमें रिचार्ज नहीं करवाया है, जिस वजह से बिजली कंपनी सभी डिवीजनों के स्मार्ट मीटर वाले बकायादारों की सूची तैयार करके अलग अलग तिथियों में बिजली काटना शुरू कर दिया है। जहां यह अभियान बुधवार को गुलजार बाग और गुरुवार को कंकर बाग 1 में चलाया गया। जहां 2595 उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई। तीज पर बिजली काटने से लोग परेशान हो गए। जब लोग घरों में त्योहार की तैयारी के बदले मीटर को रिचार्ज करने के लिए बिजली बिल काउंटर पर लाइन में लगे रहे। दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति का आदर करना होगा, तब पार्टी लोकसभा चुनाव में 450 सीटें भी जीत सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो फिर एक ही काम करना है, जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी शक्ति का आदर करना है। जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में यह बात आ गई कि मेरी आवाज सुननी जाती है, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी 450 सीटें जीत जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।